Hello, hello, hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So आज क्लास 11th का वीडियो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं कॉमर्स का। इकोनॉमिक्स के सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। स्टैटिस्टिक्स की मैराथन ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, मतलब ऋषभ सर ले चुके हैं। अकाउंटेंसी की भी मैराथन हमने ली है और बीआरएस तक आपका सारा टॉपिक कंप्लीट करा दिया। उसके बाद भी बाकी वीडियोस भी आने लगेंगे। हम आज अगला चैप्टर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन लेकर आ रहे हैं। कॉमर्स का सिलेबस काफी बड़ा है और धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है मेरी जान, ठीक है ना। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वन शॉट में हम पूरा चैप्टर खत्म करने जा रहे हैं। बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको हमारे साथ लाइव प्रिपेयर करना है तो टाइटन्स फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च हो गया है, जो कि मात्र आपको 5000 रुपीज के लिए के अंदर अंदर मिल जाएगा। 12 अक्टूबर से इसकी क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। तो भाई आ जाओ फटाफट से और लेट्स स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन ऑफ क्लास 11। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो यू कैन जस्ट फॉलो अस ऑन आवर ऑफिशियल हैंडल ऑब्सेशन, ठीक है। अभी जितने बच्चों को नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है, एंड्रॉइड और iOS को यहां पर सारी बातें मेंशन कर रखी है। तो चलो भाई मैं अब आपको बताता हूं ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। दो दोस्त थे, दो दोस्तों ने ये बोला कि यार हमारे समाज में काफी सारी दिक्कतें हो रही हैं, लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। इनकी परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उसमें धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए, लेकिन मोटिव ये रहा कि जितने भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनका वेलफेयर इज द मोटिव, नॉट द प्रॉफिट इज मोटिव। और बाद में चल के कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एक्ट पास होता है और उस एक्ट की नजर में कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक लीगल वैलिडेशन दिया जाता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या, हमारी बुक के हिसाब से आइए देखते हैं। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोसाइटी व्हिच हैज इट्स ऑब्जेक्टिव्स फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत सारे टाइप्स की होती है, धीरे धीरे हम लोग एक एक पॉइंट्स को पढ़ने जा रहे हैं। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। भाई जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना बेटा, वही ना इसकी मीनिंग भी होती है। तो पहला क्या है, वॉलेंट्री एसोसिएशन, मतलब किसी के लिए कंपलसरी नहीं है, विलफुली आप कोई भी सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हो। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एसेंशियली अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्संस desirous of improving their economic status through joint action. Everyone having a common interest is free to join cooperative society. He can also leave the society after giving proper notice. तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई भी लीव कर सकता है, किसी के लिए कोई भी कंपलसरी ऑब्लिगेशन नहीं होता है। बात समझ में आ रही सभी बच्चों को? आगे बढ़े, अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है रिलीजियस एंड पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। ये रिलीजियस के बेसिस पर सोसाइटी नहीं बनाई जाती है, ना ही कोई पॉलिटिकल एजेंडा या पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करने के लिए भी ये सोसाइटी नहीं बनाई जाती है। बनाई जाती है सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर के लिए। द मेंबरशिप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ओपन टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, पॉलिटिकल एफिलिएशन। मतलब कोई भी ज्वाइन कर सकता है। मैं मान लो बीजेपी को सपोर्ट करता हूं, आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मैं हिंदू हूं आप मुस्लिम हैं, तो आप कुछ भी किसी भी नेशनैलिटी बोलो, किसी भी रिलीजन को मानते हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, किसी भी कास्ट के हो, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। न्यू मेंबर्स आर ऑलवेज वेलकम टू ज्वाइन द सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब भाईचारा प्रमोट करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को बेटा बनाया गया है। अगला है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि जो इसके मेंबर्स हैं और जो ये सोसाइटी है, ये दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, ठीक है ना। जैसे कि कंपनी के फॉर्म में होता है ना, कंपनी है, आपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने आपको पढ़ाया है। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर कंसीडर्ड टू बी टू डिफरेंट थिंग्स इन द आइज ऑफ लॉ। तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी बिकम्स अ डिस्टिंक्ट बॉडी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। तो उसके मेंबर्स अलग हैं, उनकी आइडेंटिटी अलग है और साथ ही जो भी ये सोसाइटी है उसकी आइडेंटिटी अलग है। इट कैन ओन प्रॉपर्टी एंड मेक कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इट्स ओन नेम, मतलब परपीचुअल एग्जिस्टेंस है, अपने नाम पर ये प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है पर्टिकुलर सोसाइटी, और किसी मेंबर के डेथ के बाद भी ये सोसाइटी कंटिन्यू हो सकती है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? ऑटोनॉमस बॉडी जैसी रिएक्ट करते हैं। अगला है वन मैन वन वोट। ये वन मैन वन वोट क्या है बेटा, एवरी मेंबर हैज वन वोट irrespective of the number of shares held by him।
मतलब अगर आप किसी भी सोसाइटी में बहुत ज्यादा शेयर्स रखते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास वोटिंग राइट्स भी ज्यादा हो जाती हैं, अनलाइक पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। यहां पर क्या होता है, एक इंसान के पास एक ही वोट है ताकि रिच और पुअर में कोई डिफरेंशिएशन ना किया जा सके। रिच पर्सन होल्डिंग मोर शेयर्स कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डेमोक्रेटिक एंड ऑल मेंबर्स हैव एन इक्वल वॉइस इन द मैनेजमेंट। तो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, सबका बराबर बराबर का हक या सबका बराबर बराबर का से होता है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आराम से चल रहे हैं, काफी डिटेल में टॉपिक को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है, जितने भी आईएससी के बच्चे हो उन तक ये वीडियो जरूर से जरूर पहुंचाओ। हमारा आईएससी का जो क्लैन है, आईएससी की जो कम्युनिटी है वो बहुत छोटी है यार। पूरे इंडिया में 12वीं क्लास से 25,000 से ज्यादा बच्चे ही नहीं होते हैं जो क्लास 12 कॉमर्स पढ़ रहे हैं। क्लास 11 में भी इसी के आसपास। तो टोटल 50,000 स्टूडेंट्स ही होते हैं हर साल जो बोर्ड लिख रहे हैं आईएससी से, कॉमर्स बैकग्राउंड से। तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि हर एक बच्चे तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ, जिससे तुम्हारा भी फायदा हो, साथ ही साथ मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलता रहे कि मुझे लगातार अपने आईएससी की जो कम्युनिटी है इसको ग्रो करते रहना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है 5th पॉइंट पर आते हैं, सर्विस मोटिव। यहां पर प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस मोटिव के लिए बनाया जाता है। ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, कहने का मतलब क्या है? सबके लिए काम करना है, किसी पर्सनल के लिए नहीं काम करना है, कोई भी प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं होगा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगला, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या होता है? देखो, एक प्रॉफिट होता है जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, सरप्लस होता है जब हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, मतलब एक्सपेंडिचर कम है, खर्चे कम है, रिसीट ज्यादा है, तो सरप्लस। अब इस सरप्लस का डिवीजन कैसे होगा? द सरप्लस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स। इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। बात समझ आ रही है? इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू लॉ एटलीस्ट 1/4 ऑफ द प्रॉफिट्स मस्ट बी ट्रांसफर टू जर्नलिज्म। जितना भी सरप्लस हुआ है उसका 1/4 मतलब 1/4 मतलब 25% जर्नलिज्म में ट्रांसफर करना है। अ पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट नॉट एक्सीडिंग 10 प्रॉफिट्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी आर यूटिलाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर्स। मतलब जितना भी सरप्लस हुआ है वापस से बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाएगा, वापस से सोसाइटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, ताकि मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी का बेनिफिट किया जा सके। ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते हैं। अगला, लिमिटेड रिटर्न ऑन कैपिटल। अ डिविडेंड नॉट एक्सीडिंग can be paid to its members of the capital. The members of a cooperative society are thus assured a fixed dividend on its investment. तो बच्चों पार्टी, यहां पे हमको एक जो रिटर्न का रेट है पहले से प्रीफिक्स होता है एंड दिस इज 10%। तो यहां पर डिविडेंड का रेट पहले से प्रीफिक्स रहेगा विच इज 10%। इससे ज्यादा डिविडेंड हम नहीं ले सकते हैं ऑन अवर इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आ रही है? अगला, कैश ट्रेडिंग। कोऑपरेटिव सोसाइटी सेल गुड्स ऑन कैश बेसिस। कैश ट्रेडिंग प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैड डेट्स। मतलब किसी भी तरह का उधार के ट्रांजैक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर नहीं देखे जाते हैं। परपीचुअल एग्जिस्टेंस, इसका मतलब क्या है? अगर किसी मेंबर की डेथ भी हो जाएगी उसके बाद भी सोसाइटी कैन कंटिन्यू। क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलें। स्टेट कंट्रोल। एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 1912 और रिस्पेक्टिव स्टेट कोऑपरेटिव लॉ। तो स्टेट गवर्नमेंट इस तरह की सोसाइटी को गवर्न करता है, मतलब हस्तक्षेप करता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सब बच्चों को समझ में आया? अब तुमको एक छोटा सा काम देता हूं, तुम्हें डिफरेंस लिखना है इस पर्टिकुलर स्लाइड का। आपको जगह छोड़ रहे हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर? जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होती है। वहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यहां नहीं किया जाता। इस तरह से आप कोई भी 5 डिफरेंस प्रिपेयर कर सकते हो। चलें, अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। लेकिन उसके अंदर जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है मेरी जान, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। चलें, बढ़ा जाए बच्चे पार्टी? चलो भाई बढ़ते हैं। अगर जब हम ये वाला पॉइंट देखते हैं ना बेटा कि फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारे सीबी गुप्ता में दे रखा है लेकिन सिलेबस में नहीं है, तो उसको आप स्किप कर सकते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आए तो सबसे पहली है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स आर फॉर्म्ड बाय द कंज्यूमर्स टू ऑब्टेन देयर डेली रिक्वायरमेंट्स एट रीजनेबल प्राइसेस। आप सभी लोगों ने कैंटीन सुना होगा, मिलिट्री कैंटीन सुनी होगी पक्का, क्योंकि वहां पर जो आर्मी पर्सोनल्स होते हैं उनके लिए सामान मार्केट रेट से सस्ते में
प्रोवाइड कराया जाता है। सुना होगा। वैसे ही एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक तरह की कैंटीन होती है जहां पर उसके मेंबर्स को मार्केट रेट से सस्ते रेट पर सामान प्रोवाइड करवाया जाता है। Such a society buys goods directly from manufacturers and wholesalers to eliminate the profit of middlemen. अपने मेंबर्स को सामान सस्ते में मिल सके इसलिए इस तरह के स्टेप लिए जाते हैं। इसको बोलते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगला है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव। ये क्या होता है? प्रोड्यूसर्स और इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स आर वॉलंटरी एसोसिएशंस of small producers and artisans who join hands to face competition and increase production. These societies are of two types. अभी क्या होगा? बहुत छोटे छोटे बिजनेसमैन आपस में हाथ जोड़ लेते हैं, आपस में हाथ मिला लेते हैं ताकि बड़ी बड़ी कंपनीज को कंपटीशन दे सकें। ठीक है ना? इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव। अब इसके अंदर दो कैटेगरी है। पहला है इंडस्ट्रियल सर्विस कोऑपरेटिव्स। इंडस्ट्रियल सर्विस कोऑपरेटिव्स। अब इसके अंदर क्या होता है मेरे बच्चा? In this type, the producer work independently and sell their industrial output to the cooperative society. The society undertakes to supply raw materials, tools and machinery to the members. अभी क्या हुआ कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसने सामान खरीद लिया, रॉ मटेरियल खरीद लिए, मशीनरीज खरीद ली और अपने जो मेंबर्स हैं उनको कम रेट पे, उनको सस्ते रेट पे, सब्सिडाइज रेट पर प्रोवाइड करा दिया। इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल सर्विस कोऑपरेटिव्स। अगला है मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव्स। अब ये क्या होती है? इन दिस टाइप प्रोड्यूसर मेंबर्स आर ट्रीटेड एज एम्प्लॉइज ऑफ द सोसाइटी एंड आर पेड वेजेस फॉर देयर वर्क। द सोसाइटी प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट टू एवरी मेंबर। द मेंबर्स प्रोड्यूस गुड्स एट अ कॉमन प्लेस और देयर हाउसेस। अभी क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव्स के अंदर जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी एज एन एम्प्लॉय ट्रीट करता है और बदले में वेजेस देता है, प्रॉफिट नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सामान दे देगा, रॉ मटेरियल दे देगा, बोलेगा आप सामान बनाओ और आप सामान हमको दे दो और वो सामान कोऑपरेटिव सोसाइटी मार्केट में सेल करके एक सरप्लस गेन करने की कोशिश करेगा। चले आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग कोऑपरेटिव जो थर्ड कैटेगरी है, आओ देखो। दे आर वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स who want to sell their output at remunerative price। अभी देखो क्या होता है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आपस में क्लैन बनाते हैं, आपस में एक टीम बनाते हैं और अपने प्रोड्यूस को, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको मार्केट में एक रीजनेबल प्राइस पर सेल करने की कोशिश करते हैं। इसको मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स बोलते हैं। द आउटपुट ऑफ डिफरेंट मेंबर्स इज पूल्ड एंड सोल्ड थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड एजेंसी टू एलिमिनेट मिडिलमैन। ऐसा अक्सर देखा जाता है एग्रीकल्चर गुड्स के साथ कि बहुत सारे किसान मिले, अपना जो पैदा किया, उन्होंने गेहूं पैदा किया, चावल पैदा किया, वो एक साथ इकट्ठा किया और फिर वो एक साथ मार्केट में सेल किया जाएगा इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द मिडिलमैन, ताकि किसानों को सही सही रेट मिल सके। इसे बोलते हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स। अगला है कोऑपरेटिंग फार्मिंग सोसाइटी। यहां पर एग्जैक्टली फार्मिंग की डेडिकेटेड एग्जांपल दे दिया गया है। तो जो मैंने पिछला एग्जांपल फार्मिंग का दिया वो भी वहां पर भी चल जाएगा और उसके लिए एक एग्जैक्ट यहां पर भी आपको अलग सी कैटेगरी दे रखी है। These are voluntary association of small farmers who join together to obtain economies of large scale farming। यहां पर एग्जैक्टली फार्मर्स ही ये काम करते हैं, वहां पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेसमैन कर सकता था। ठीक है ना? यहां पर क्या करेंगे? यहां पर एग्जैक्टली फार्मर्स सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को इकट्ठा करेंगे और मस्त एक साथ बेच देंगे ताकि मिडिलमैन को अवॉइड किया जा सके। अब आता है हाउसिंग कोऑपरेटिव्स। अब हाउसिंग कोऑपरेटिव्स क्या है? These societies are formed by low and middle income groups people in urban areas to have a house of their own। घर प्रोवाइड करने के लिए हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है ताकि आपको सस्ते रेट पर लोन प्रोवाइड किया सके। हाउसिंग कोऑपरेटिव्स of different types, housing cooperatives are of different types। some societies are है ये, ठीक है ना, are of different types। some societies acquire land and give the plots to its members for constructing their own houses। they also arrange loans for financial institution and government agencies। अब देखो, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को प्लॉट प्रोवाइड कर देती है, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी घर प्रोवाइड कर देती है और कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन प्रोवाइड कर देती है ताकि उसके मेंबर्स घर बना सके। इसको बोलते हैं हाउसिंग कोऑपरेटिव्स। ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, उधार लोन देने वाली, जैसे बैंक लोन देता है इस तरह कुछ
कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है जो अपने मेंबर्स को लोन देती है फॉर डिफरेंट पर्पसेस. दीज सोसाइटीज आर फाउंड बाय पुअर पीपल टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प एंड टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग मेंबर्स. मतलब बैंक का एक तरह का सब्स्टिट्यूट डेवलप कर दिया, खुद का बैंक बना लिया, उसे बोलते हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज. They help to protect members from exploitation of money lenders who charge exorbitant interest from borrowers. Credit cooperatives are found in both urban and rural areas. तो लोग अपना पैसा, मेंबर्स अपने पैसे सेव कर सकते हैं, इस तरह के क्रेडिट कोऑपरेटिव से वो लोन भी ले सकते हैं. क्लियर है? बात समझ में आई सभी बच्चों को? अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर. पहला, ईज ऑफ फॉर्मेशन. ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ एक ही एक्ट के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है, तो बहुत आसान होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करना. कंपनी को रजिस्टर करना मुश्किल होता है. तो यहां पर एनी 10 adults कैन ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म देमसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. वेरी लिटिल टाइम एंड मनी इज बीइंग इन्वॉल्व्ड इन दिस फॉर्म ऑफ सोसाइटी. ठीक है? ओपन मेंबरशिप, कोई भी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकता है. एनी पर्सन हैविंग अ कॉमन इंटरेस्ट कैन बिकम मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कैन लीव द सोसाइटी एट इट्स ओन प्लेजर. कभी भी ज्वाइन कर सकता है और उसको कभी भी छोड़कर जा सकता है. अगला क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी. जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उतने की ही लायबिलिटी मिलेगी. अनलिमिटेड लायबिलिटी यहां पर नहीं देखी जाती है. सिमिलर टू द कंपनी, द लायबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द सोसाइटीज कैपिटल. जितना पैसा लगाया है उतने की ही लायबिलिटी रहेगी. कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी. आफ्टर रजिस्ट्रेशन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी बिकम सेपरेट लीगल एंटिटी. तो और परपेचुअल एग्जिस्टेंस आता, कोई मेंबर रहे या ना रहे, स्टेबल रहेगा. जिंदगी भर या जिंदगी के बाद भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एग्जिस्ट करती हैं. डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट. इसका मतलब क्या? सबके पास वन वोट है, चाहे मैं ज्यादा कैपिटल लगाऊं चाहे मैं कम कैपिटल लगाऊं, सबका से होता है. इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में सबकी बात सुनी जाती है. ठीक है ना? अगला है इंटरनल फाइनेंसिंग. बाहर से पैसे लाने की जरूरत नहीं है, ये अपने मेंबर से ही पैसा इकट्ठा कर लेते हैं. तो यहां पर ये भी एक एडवांटेज माना जाता है. ठीक है ना? और लिखा है लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एवरी ईयर. और डिविडेंड का रेट कितना पहले से फिक्स है? 10%. यहां पे सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होता, पहले भी बता चुका हूं आपको ये बात, है ना? लो ऑपरेटिंग कॉस्ट. द ऑफिस बियरर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफर ऑनरेरी सर्विस. मतलब बदले में सैलरी वगैरह नहीं लेते. Therefore, the cost of management is low. Cash trading avoids bad debts, and there is no need to maintain huge stocks. तो कम खर्चा लगता है, बिकॉज जो भी इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसके बदले में सैलरी नहीं ले रहा, ऑनरी सर्विस कर रहा है, और सब कुछ कैश में ट्रांजैक्शन होता है, तो कभी भी बैड डेट्स होने के चांसेस नहीं. क्रेडिट में कुछ काम होता ही नहीं है. आगे बढ़ते हैं. चीपर एंड बेटर सप्लाईज. कोऑपरेटिव सोसाइटी सप्लाई बेटर क्वालिटी गुड्स एट चीपर रेट्स. क्योंकि इनका मोटिव क्या होता है? सर्विस मोटिव. इनका मोटिव कभी भी पैसा कमाना होता ही नहीं है. ठीक है ना? समझ में आया सभी लोगों को? स्टेट पैट्रोनेज. मतलब यहां पर ये सारी चीजें गवर्न करती है स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है ना? नॉट कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट बट स्टेट गवर्नमेंट. तो द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सेवरल कंसेशंस टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द मैटर ऑफ टैक्सेस, फाइनेंस. अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंजॉयज स्पेशल प्रिविलेजेस एंड एग्जेम्पशंस. तो काफी सारे टैक्स रिलीफ हैं, काफी सारे एड्स हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं. देन सोशल यूटिलिटी. मतलब सोशल वेलफेयर के लिए काम किया जा रहा है, नॉट फॉर सीकिंग प्रॉफिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ बिजनेस. अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के ऊपर, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. याद रखना, ये सारे नोट्स बड़े ही कीमती हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं. आप हमारी एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से जरूर से जरूर जाकर डाउनलोड कर लेना. ठीक है ना बेटा? चलो एडवांटेज पढ़ते हैं. और तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएगा ना कितने लिमिटेशंस पढ़े हैं, कितने एडवांटेजेस, कितने डिसएडवांटेजेस पढ़ने चाहिए. तो मिनिमम 5-5 तो पढ़ ही लेना भाई. ठीक है? मैंने तो तुमको सारे ही पढ़ा दिए, तो 5-5 पढ़ लेना. पहला, लिमिटेड कैपिटल. क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये पैसा अपने मेंबर से ही ले सकते हैं. ठीक है ना? तो ये मार्केट से पैसा रेज नहीं कर सकते, इसलिए इनके पास जो अमाउंट है वो लिमिटेड होता है. तो बहुत बड़े लेवल पर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कभी भी देश में ग्रो नहीं कर पाते हैं. अगला क्या लिखा? इनएफिशिएंट मैनेजमेंट. क्योंकि यहां पर लोग इलेक्ट किए जाते हैं, सेलेक्ट नहीं किए जाते. लोगों का चयन होता है ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग. इसलिए बहुत जो होता नहीं कि बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करते, इसलिए इनएफिशिएंट मैनेजमेंट देखा गया है. आगे बढ़ते हैं. थर्ड है बेटा हमारा लैक ऑफ मोटिवेशन. जब बदले में हमें सैलरी नहीं मिलती, डिविडेंड हमारा पहले से फिक्स होता है, तो जनरली लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनना नहीं चाहते हैं. ठीक है?
अगला पॉइंट क्या लिखा है? अगला पॉइंट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। अ शेयर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन नॉट बी ट्रांसफरेबल। जैसे मैं अगर किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को शेयर रखता हूं, मैं ये शेयर किसी और को दे नहीं सकता हूं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ऐसा हो सकता है, सॉरी प्राइवेट बोल दिया, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ऐसा हो सकता है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं हो सकता। मेरा शेयर किसी और के नाम पर कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा, विच इज अगेन अ डिसएडवांटेज ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्या है? लैक ऑफ सीक्रेसी। क्यों? बिकॉज सारे डिस्कशंस ओपनली होते हैं, मीटिंग्स ओपनली होती है, एवरी मेंबर इज फ्री टू इंस्पेक्ट द बुक्स। कोई भी आए, कोई भी चीज देख सकता है, तो यहां पर कुछ भी छिप नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़ते। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होता है इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी मैटर्स। तो कई बार जो मेंबर्स हैं वो खुल के काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और रिफ्ट अमंग मेंबर्स क्या होता है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने ज्यादा कैपिटल लगाया है तो मेरी आवाज ज्यादा बुलंद होनी चाहिए, मेरी बात ज्यादा सुननी चाहिए। तो जो मेंबर्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स देखे जाते हैं, जिसकी वजह से अगेन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में प्रॉब्लम आने लग जाती है। सो दिस इज इट फ्रॉम द एंटायर चैप्टर। और जाकर नोट्स डाउनलोड कर लो। इन केस इफ यू वांट टू एनरोल फॉर टाइटन्स फास्ट ट्रैक बैच, जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर और चेक द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। दिस इज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेस क्लास। मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। कैसी प्रिपरेशन चल रही है जरूर बताइएगा मुझे आपकी, और मेरे से कैसे कैसे वीडियोस आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखो। आई विल बी ब्रिंगिंग ऑल दोस वीडियोस व्हिच यू वांट मी टू मेक। गुड बाय।